यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स आपको मालूम है क्या होता है? इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्क। इज अर्क। वन अर्क of work one hour of work is said to be done when a force of one dyne displaces a body through 1 centimeter in its own direction। ठीक है, देखो यहाँ पर इसलिए वन अर्क इक्वल टू वन डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर 1 ग्राम टू 1 सेंटीमीटर and 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ठीक है, अनदर ऐसा यूनिट is joule and 1 joule equal to 1 Newton into 1 meter। This means 1 Newton मीटर। देखो ये सब रिलेशन यूज होते हैं बहुत जगह। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्क। वन जूल 1 न्यूटन 1 मीटर। ठीक है, एंड 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डाइन एंड 1 मीटर होता है आपका 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर कितना होता है आपका अर्क। तो 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया आपका 10⁻7 अर्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है डायमेंशन। देखो डायमेंशन निकालते समय डायमेंशन का टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है
तो उसका कोई ना कोई रिलेटेड से फार्मूला आपका मालूम होना चाहिए। कोई एक फार्मूला ऐसा मालूम होना चाहिए जो फार्मूला में वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे ही मैंने बताया वर्क, हियर वी विल हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो वर्क का कोई एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई वर्क इक्वल टू लिख सकता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, ये लिख सकता है। और कोई लिख सकता है वर्क इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो कोई भी एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस या मास इंटू एक्सेलरेशन दोनों में से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो मास क्या होता है यहाँ पर आपका कैपिटल एम, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, सॉरी, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन कितना होता है आपका एल अपॉन टी माइनस टू, और इसका एल होगा, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एक फार्मूला। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आते हैं, वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस। देखो, इफ several forces act on a particle, then we can replace F in equation W equal to F dot S by the net force, where equal to डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो W कितना हो जाएगा, डॉट S, this give the work done by the net force during a displacement S of the particle। तो यहाँ पे देखो, we can rewrite इक्वेशन 1 एज, ठीक है, देखो यहाँ पर W इक्वल टू F1 डॉट S, F2 डॉट S डॉट डॉट, यहाँ कितना हो गया W1 W2 W3 डॉट। सो
the work done on the particle is the sum of the individual work done by all the forces acting on the particle। तो यहाँ पे देखो कल भी बताया था मैंने, मान लो यहाँ पास कोई बॉडी है, मान लो t=0 पर बॉडी यहाँ पास था, ठीक है, t टाइम पर बॉडी यहाँ पास आ गया, डिस्प्लेस कितना हुआ बॉडी एस। अब मान लो यहाँ पास बहुत सारे से फोर्स लग रहे हैं, मान लो F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं, F7, F8, सारे फोर्स मिला के क्या किया, इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेकर, जब यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो नेट फोर्स कितना लेंगे, वेक्टर एडिशन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो सबका नेट कितना हो जाएगा, F1, F2, F4, S6, तो नेट फोर्स, तो वर्क कितना हो गया, नेट वर्क F.S, और F की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, ये वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, दिस वन। अब हर फोर्स के कारण वर्क कितना हो जाएगा, W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W। तो यहाँ पर F1 कितना वर्क किया, W1, F2 कितना वर्क, W2, F3, W3, तो जो भी वर्क हो प्लस माइनस जो भी हो कोई मतलब नहीं, तो नेट वर्क क्या हो गया, वर्क डन बाय द नेट फोर्स या वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स का सम होगा। अब इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूं, मान एक बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F=10 न्यूटन, और यहाँ पर लग रहा है mg, और यहाँ पर लग रहा है आपका नॉर्मल। अब ये बॉडी क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, ये t=0 पर था, ये t पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, मान लो 5 मीटर। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स वर्क
या एफ डॉट एस या वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स, यानी कि एफ डॉट एस, एफ डॉट टू एस, एफ थ्री डॉट एस। मान लो इसको F1 लेता हूँ, इसको F2, इसको F3। तो यहाँ पर F1 मान लो 10 न्यूटन है इंटू 5, तो F2 कितना है नॉर्मल फोर्स डॉट एस, एंगल कितना 90 डिग्री, प्लस F3 कितना है mg 5 cos 90। ये दोनों जीरो हो गया, बचा कितना है बस 10 इंटू 5, यानी कितना हो गया 50। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स या वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स जो सम होगा वही क्या होगा आपका यहाँ पर नेट वर्क। हाँ, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से। यहाँ पर देखो, मान लो मैंने एक बॉडी लिया है, ठीक है। मान लो मैंने एक बॉडी लिया है, उसमें मैंने बहुत सारे फोर्स लगा दिए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। तो इतने सारे से फोर्स लग रहे हैं। तो बॉडी यहाँ से लेके यहाँ ट्रांसफर किया, क्या किया डिस्प्लेस किया, कितना एस से, एस, ठीक है। अब आपको निकालना नेटवर्क, डब्ल्यू निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स कितना होगा इसका, F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 F5 F6, दिस इज द बैकवर्ड डिवीजन एफ फोर्स, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, और एफ का वैल्यू कितना है F1 प्लस F2 F3 डॉट एस। अब डॉट प्रोडक्ट उसको खोल दो, उसको एफ डॉट एस, F2 डैश, F3 डॉट एस, F4 डॉट एस, F5 डॉट एस, F6 डॉट एस, F7 डॉट एस, F8 डॉट एस। और एफ डॉट एस मतलब वर्क ड्यू टू F1 W1, F2 डॉट एस का मतलब वर्क ड्यू टू F2 W2, एफ डॉट थ्री डॉट एस मतलब W3, F4 मतलब W4, ऐसे करके वर्क। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स या टोटल वर्क नथिंग बट वर्क डन बाय द इंडिविजुअल फोर्स। तो सेम यहाँ पर किया एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर मान लो एक बॉडी है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है। तो वर्क डन बाय द नेट फोर्स यानी टोटल वर्क, या टोटल वर्क कितना होगा एफ डॉट एस। मान लो F1 को मैं ले लिया 10 न्यूटन, F2 को नॉर्मल, F3 को mg। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट, और F1 के बीच में 0, तो cos 0 इंटू 1, तो 10 इंटू 5 इंटू 1। और यहाँ पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट cos 90, mg डिस्प्लेसमेंट cos 90, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसलिए टोटल वर्क कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा आपका, और ये 0, और ये कितना आ गया 365। सबको समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देता हूँ मैं। पार्टिकल मूविंग in the xy plane undergo a displacement meter while a constant force F Newton acts on the particle। ठीक है, तो पहला पार्ट इसका कैलकुलेट
the magnitude of the displacement and that of the force. Second, calculate the work done by the force. यहाँ देखो कैलकुलेट बाय द वर्क डन बाय द फोर्स। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आपको वेक्टर वाले टर्म में मिल सकता है। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, आपको वर्क निकालना है। तो यहाँ पर देखो, तो वर्क यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस आपको दिया हुआ है 2.0 आई 3.0 जे। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √4 + 9 यानी कितना हो गया आपका √13। और फोर्स कितना है यहाँ पर, ये फोर्स हो जाएगा आपका 25 + 4 √29। तो ये मिल गया आपका मैग्नीट्यूड जो निकालना है। ठीक है, अब निकालना आपको वर्क। पार्ट ए हो गया आपका, ये तो वेक्टर का था, तो आपको मालूम होना चाहिए मैग्नीट्यूड निकालने। पार्ट बी क्या है यहाँ पर, वर्क फोर्स। तो W जो है आपका F.S और F का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5I 20J डॉट, एस कितना है 20I 3.J। तो आपको डॉट प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई और जे के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 10 सॉरी 2 एंड 2 × 3 10 + 6 यानी कितना हो गया यहाँ पर 16 जूल। ठीक है, तो आपका ये हो गया जो वेक्टर से कॉन्सेप्ट में था। सेकंड क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, सारे वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज किया हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो वेक्टर कॉन्सेप्ट है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर कोई वेक्टर होता है, जैसे मान लो कोई वेक्टर लेता हूँ A1I, मान लो कोई वेक्टर हुआ AI A3J के, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है मॉड। तो मॉड क्या होता है आपका A1² A2² A3²। तो बस वही किया हूँ। आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको ऐसे निकाला जाता है, तो वही किया हूँ मैं। ठीक है, कोई डाउट है और? देखो ब्लॉक of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta
with horizontal. Coefficient of friction between block and surface is mu. If the block travels with uniform velocity, find the work done by this applied force during displacement d of the block. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. अ ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal by applying a force at an angle theta with the horizontal coefficient of friction between block and surface is mu. If the block travel with a uniform velocity, find the work done by this applied force during displacement d of the block. तो यहाँ क्वेश्चन में कभी कभी आपको डायग्राम दिया होगा, कभी कभी नहीं दिया होगा. तो जब नहीं दिया होगा तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ क्वेश्चन का. मान लो एक सरफेस है और मान लो यहाँ पर ब्लॉक है, इसका मास m है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये फोर्स एंगल पर कितना लग रहा है, थीटा एंगल पर. और क्या क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली बात है. नॉर्मल लगेगा यहाँ पर, नॉर्मल, और डाउनवर्ड लगेगा mg, और यहाँ लगेगा आपका फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू दिया है. और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी से, तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन. एज द ब्लॉक मूविंग विथ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम. अब देखो, एज द ब्लॉक मूव्स with a uniform velocity, the resultant force कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन इट इज जीरो. तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एन जी लग रहा है, एम जी, एफ लग रहा है, स्मॉल एफ लग रहा है, कैपिटल एफ. तो सारे फोर्स के कारण आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो. तो यहाँ पर अगर कंपोनेंट डायग्राम बनाओगे इसका, सो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड एफ आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा. मान लो मैं इसको एक्स लेता हूँ और इसको लेता हूँ वाई. तो अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे, अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे, सब कितने होंगे, जीरो. बिकॉज बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है. तो इसका अगर मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, आपका फोर्स कंपोनेंट डायग्राम बनाता हूँ,
तो ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा यहाँ पर एफ साइन थीटा और एक हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और फिक्सन यहाँ लग रहा है और एम जी यहाँ लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, फोर्स से लाऊं एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस एफ दैट इज द यू एन दैट इक्वल टू 0, यानी कि एफ कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर म्यू टू एन। ठीक है, सिमिलरली एफ आई इक्वल टू 0 और एफ आई कितना हो जाएगा यहाँ पर एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल इक्वल टू एम जी, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दोगे, नॉर्मल की जगह पुट कर दोगे, पुटिंग एन ऑन 1, तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा म्यू एन कितना है यहाँ पर एम जी एफ साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, इसको यहाँ लेके आ जाओ, एफ कॉमन ले लोगे तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है, एफ निकल गया, तो आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, डी दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, सो वर्क डन by this force during displacement d, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका वर्क एफ डी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा म्यू साइन थीटा इंटू डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ दिया था, सिर्फ क्या नहीं दिया था, एफ नहीं दिया था, तो एफ का वैल्यू अपने को ऐसा कंडीशन से निकालना। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लॉक of mass m is placed on a inclined plane
which is moving with constant velocity v in horizontal direction as shown in figure. Then find out work done by the friction in time t if the block is at rest with respect to the inclined plane. तो डायग्राम यहाँ पर देखो, मान लो गाड़ी है कुछ, ठीक है, इस पर इंक्लाइन एंगल थीटा है, इंक्लाइन प्लेन है, इस पर एक बॉडी रखा हूँ, इसका मास है m और यहाँ पर क्या आपका and this is moving with p constant. ठीक है, ये था क्वेश्चन आपका। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन टाइम t इफ द ब्लॉक इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको निकालना है फ्रिक्शन ड्यू टू वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एबीडी बनाना है, एबीडी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो जब एबीडी बनाओगे इसका, तो मैं सिर्फ इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ। एफ, ठीक है, डाउनवर्ड mg और यहाँ नॉर्मल। अब कुछ लगेगा नहीं। अब क्या करो, इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं, ए थीटा है तो एंगल कितना है आपका थीटा। तो यहाँ पर mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा। मैंने इंक्लाइन प्लेन में हमेशा क्या बोला था, दो डायरेक्शनल फोर्स को तोड़ोगे। अगर मान लो एबीडी कंपोनेंट डायग्राम बनाता हूँ इसका, दिस y दिस x, तो एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F, mg का कंपोनेंट तोड़ देता हूँ मैं यहाँ पर mg साइन थीटा हमेशा, और ये हो गया आपका mg cos थीटा और नॉर्मल। तो मैंने हमेशा बताया था इंक्लाइन प्लेन में हमेशा आपको एक अलोंग द प्लेन और अलोंग द वर्टिकल प्लेन दो डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है इस वेज के रिश्ते से क्या है, रेस्ट में।
इस बेच के रिस्पेक्ट से रेस्ट में है हियर, बट हियर ब्लॉक इज रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेच। तो बेच के रिस्पेक्ट रेस्ट में है, तो यानी कि एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं होता है, जो मोशन होता है इंक्लाइन द प्लेन होता है। सो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये दोनों फोर्स बैलेंस रहेगा तब बॉडी मूव नहीं करेगा। कोई डाउट है इसमें? देखो इन टाइम t the displacement of block with respect to ground कितना हो जाएगा, d इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मान लो मैंने एक ऑब्जर्वर यहाँ पर लिया ए ग्राउंड में, और दूसरा ऑब्जर्वर बी लिया मैंने फ्रेम में। ठीक है, तो अपने को निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो इंक्लाइन के रिस्पेक्ट से तो ये तो मूव नहीं कर रहा है, इंक्लाइन के रिस्पेक्ट से तो मूव नहीं कर रहा है। और जो भी मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक कर रहा है, क्योंकि ट्रक आगे बढ़ रहा है कार, तो ये भी बॉडी आगे मूव कर रहा है। बट अगर बी के रिस्पेक्ट से देखोगे यहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट से तो मूव ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए अपने क्या लिखा है, टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डी इक्वल टू बी टी। now work done by friction for man ए, ये जो आदमी है इसके रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसा कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। नाउ work done by friction component of friction along the displacement, friction along the displacement into डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, कंपोनेंट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हुआ है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा यहाँ लग रहा है, और बॉडी कैसा डिस्प्लेस कर रहा है, बॉडी जो डिस्प्लेस कर रहा है ऐसा कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ का जो कंपोनेंट होगा, एफ का एक कंपोनेंट होगा आपका इस डायरेक्शन में निकालना है, और एक होगा ऐसा वर्टिकल। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा इन दोनों के बीच में, ये एंगल कितना होगा, ये अगर थीटा है, ये थीटा था, ये थीटा है। ठीक है, और पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका वर्क, ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फोर्स
डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर, mg साइन थीटा डी, ये कितना हो गया cos 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा आपका माइनस cos थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस mg साइन थीटा cos थीटा डी। यहाँ पास हो जाएगा आपका, इसको कन्वर्ट कर सकते हो हाफ साइन 2 थीटा इंटू डी, यानी कि माइनस d/2 mg साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। और याद रखो कि ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम कितना होगा 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा 0, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट से कहीं मूव नहीं हो रहा है। और डी का वैल्यू कितना है बी इंटू टी, ठीक है। समझ में आया सबको। हम्म, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, और जो डाउट होगा उसको पूछेंगे। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरिएबल फोर्स का और ग्राफ, उसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।